हाय एवरीवन, वेलकम टू आकाश केमिस्ट्री। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स को अगर मैं इसका मीनिंग इन्हीं के वर्ड से निकालूं, जैसे केमिकल प्लस काइनेटिक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं केमिकल प्लस काइनेटिक्स। तो केमिकल डील्स विथ केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions, and kinetics means speed या रेट, वी कैन से रेट। केमिकल काइनेटिक्स अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो दैट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक एक होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, एक होती है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स होती है, ठीक है, एक हमारे पास जो हम थर्मोडायनेमिक्स में जो चीज पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में, है ना। स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, मींस कोई भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, क्या वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। सिंपल मीन्स है केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये हमें पता लगेगा थर्मोडायनेमिक्स से, जिसके अंदर हम डेल्टा जी पढ़ते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी अगर हमारे पास हुआ नेगेटिव, इसका मतलब वो रिएक्शन हमारे पास फिजिबल है। और वो रिएक्शन फिजिबल दैट मीन्स वो रिएक्शन होगी। अगर वो रिएक्शन हो रही है तो वो स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। अगर वो रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, काइनेटिक्स। तो ये होता है हमारे पास काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का आपस में रिलेशन। ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि अब हम अगर हम बात करें कि रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, है ना, कौन कौन सी देखो केमिकल काइनेटिक्स में जितनी भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारी फिजिबल हैं, वो सारी होंगी, पर उनका वो स्लो होंगी फास्ट होंगी, यही हमने देखना है। यानी कि अगर मैं मोटे मोटे तौर पे केमिकल रिएक्शंस को कैटेगराइज करूं, तो पहले मैं कैटेगराइज कर सकता हूं एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस। एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस, इसका मतलब होता है जो ऐसी रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होती हैं, मतलब तुरंत हो जाती हैं, है ना, सेकंड्स में हो जाएंगी वो रिएक्शंस। जैसे कि बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास एसिड बेस रिएक्शंस। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O। अब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। ऐसी रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शंस हो रही हैं, अब क्या हम इनका रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस हो ही बहुत सेकंड्स में रही हैं, बहुत मिली सेकंड्स में। और जैसे ही आपने एक तरफ NaOH और एक तरफ HCl को ऐड करा, तो ये रिएक्शन तुरंत फास्ट हो गई, है ना, इतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो क्या हम इनका रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इनका रेट फाइंड आउट करने में आएंगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, है ना। बाकी वो अलग बात है कि ऐसी रिएक्शंस का रेट फाइंड आउट करने के लिए हम टेम्परेचर, प्रेशर्स या कैटालिस्ट ऐसी चीज़ों को एडिशन कर सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करके हम इन रिएक्शन को थोड़ा स्लो करके क्या कर सकते हैं, रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो इतनी जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं उनका रेट फाइंड आउट करना होता है हमारे लिए मुश्किल। आगे हम चलते हैं सेकंड वन पे, विच इज स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस, जो स्लो रिएक्शंस होती हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन ग्रेफाइट, है ना। हमें पता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन से ही बना होता है। अब कार्बन की एक दूसरी फॉर्म लेते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म, विच इज डायमंड। विच इज डायमंड, ओके। अब हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो डायमंड में कन्वर्ट होगा, लेकिन दिस इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी। इसको ईयर्स लग सकते हैं कन्वर्ट होने के लिए, है ना, मिलियन ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, मतलब बहुत सारे साल लग जाएंगे ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए। वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। अब इतनी स्लो प्रोसेस का तो हम रेट इनका भी नहीं फाइंड आउट कर सकते,
है ना। अब हम बैठे थोड़ी रहेंगे एक साल तक कि हाँ इसका रेट फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन कैसे कैसे टाइम के रिस्पेक्ट कम हो रही है, हमें तभी रेट पता लगेगा, है ना। तो अब इनका भी रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें आएंगी थोड़ी सी मुश्किल। अब हमारे पास बात आती है एक ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन रिएक्शंस को बोलते हैं मेजरेबल स्पीड रिएक्शंस। कौन सी होती है वो? मेजरेबल स्पीड रिएक्शंस। ये एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो ना तो ज्यादा फास्ट होती हैं ना ही ज्यादा स्लो होती हैं, ये बीच की है ना, मॉडरेट काम करेंगे, मतलब बीच की कैटेगरी है। तो ये जो मेजरेबल स्पीड रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इथाइल एसीटेट का, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। जो भी ऑक्सीजन के साथ ग्रुप लगा होता है इस साइड को, उसका नेम पहले देते हैं एस्टर, हम लोग एस्टर की नेमिंग देते हैं। इस पहले आगे क्या ग्रुप लगा? इथाइल, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल। और इधर क्या है हमारे पास? एसीटेट, तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट, है ना। इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H पॉजिटिव विच एक्ट एज एन कैटलिस्ट। तो H पॉजिटिव इज एसिड कंडीशंस, act as a catalyst and it will convert ester into CH3C double bond OH acetic acid plus C2H5OH ethanol, or you can simply name it as ethyl alcohol. So this is called the hydrolysis of ester. This is hydrolysis of ester. ये जो हाइड्रोलिसिस वाली एस्टर वाली रिएक्शन है, ये ऐसी रिएक्शन है जो मॉडरेट स्पीड में चलती है, मतलब ना तो ज़रा फास्ट है ना ही ज़रा स्लो है। तो ये वाली रिएक्शंस का रेट फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। मान लो कि अगर ये रिएक्शन 2 घंटे में हो रही है, 3 घंटे में हो रही है, तो इतना तो हम लैब में प्रैक्टिकल करते टाइम रहते हैं लैब में, है ना। 4 घंटे की लैब तो हमारे पास रहती होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं इसका रेट। तो इनका तो ये हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लैब में भी परफॉर्म किए जाते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के भी। तो ये हमारे पास ऐसी, यानी कि अगर मैं इसका कंक्लूजन करूं इस पॉइंट को, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस जो होंगी उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, रेट होता है। हर एक रिएक्शन का डिफरेंट रिएक्शंस का डिफरेंट रेट होगा, मतलब वो उनकी स्पीड, उनकी कुछ मेजरेबल स्पीड से जाएंगी, कुछ फास्ट रिएक्शंस होंगी, कुछ हमारे पास स्लो रिएक्शंस होंगी। अब हम बात आती है क्या हम स्लो रिएक्शंस का रेट कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? अब हम स्लो रिएक्शंस का जो रेट है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट, है ना। अगर ये बहुत अच्छी चीज होती है, कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन हमारे पास स्लो है, हम लोग उसके अंदर कैटलिस्ट वगैरह डाल के उसका रेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, उसको उतना रेट रखेंगे ताकि हम उनको क्या कर सकें, लैब में परफॉर्म करते टाइम उनका रेट फाइंड आउट कर सकें। तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हमारे पास समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है ना। इतनी देर हो गई हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि रेट रेट रेट। अब रेट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास मीनिंग क्या होता है, हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मैं कैसे लिखूंगा रेट को? रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं रिएक्टेंट को R से डिनोट कर रहा हूं, और वी कैन से प्रोडक्ट P अपॉन टाइम टेकन। Okay, so this is the rate. How we can define the rate as change in concentration of reactants and products divided by time. Okay, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन, हम रेट को दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो हम इसको रिएक्टेंट्स की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर हम इनको प्रोडक्ट की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अगर हम इनको रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहे हैं तब हमारे पास रेट क्या होगा, और प्रोडक्ट की टर्म लिखने पे तब रेट क्या होगा। आइए देखते हैं। मान लो मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है R गिव राइज टू प्रोडक्ट। ये मैं एक जनरल रिएक्शन मान के चला हूं। R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट। अब हमारे पास अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँ तो मैं इसका रेट को स्मॉल r से डिनोट करता हूँ। दैट रेट इज इक्वल्स टू
देखो ये आर है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम भी हमारे पास चेंज इन टाइम लेंगे, चेंज लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंट की कंसंट्रेशन आर है, तो चेंज को हम डी से डिनोट करेंगे, डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। आर को हम ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज एक कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और याद रखना, अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर रह के हम कंसंट्रेशन बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में होती है तो हम वहाँ पे प्रेशर टर्म यूज करते हैं। ओके, तो अभी बन गया डी आर बाई डी टी। लेकिन हमें अगर हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करें रिएक्शन को, तो देखो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है एक बीकर के अंदर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है ना। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, है ना। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही है, इस करके हम इसके आगे लगा देंगे माइनस का साइन। तो रेट हमारे पास कितना बन जाएगा, माइनस डी आर बाय डी टी। ये हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स में लिखा है हमने, ठीक है। रिएक्टेंट की टर्म्स में हमने इसको डिनोट करा है। अगर हम इसी रेट को प्रोडक्ट की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, तो देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे माइनस का साइन ना लगा के यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, तो बन जाएगा डी पी डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये हमने किसकी टर्म्स में लिख दिया, ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट की टर्म्स में, है ना, प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख दिया। और ये हमारे पास दो तरीकों से हम रेट को क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि रेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और चेंज इन टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, और चेंज इसका बेसिकली हम चेंज ही लेते हैं। तो ये हमने बात कर ली इनके रेट ऑफ रिएक्शन की। अब इनकी बात आती है इनकी यूनिट्स। अब इस रेट यूनिट्स कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के अब यूनिट्स क्या होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्मॉल आर, है ना। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, देखो यूनिट्स हम कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन है इस तरफ, अपॉन क्या है, टाइम, है ना। तो कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या लेते हैं हम लोग, मोल पर लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम को क्या लेते हैं, सेकेंड्स। तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसे करके यूनिट्स बन जाएंगे हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड्स। अगर टाइम हमारे पास मिनट्स में है तब हम इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर मिनट, और अगर ये आवर्स में है टाइम हमारे पास तो लिखेंगे मोल पर लीटर पर आवर। ये तो हमने बता दिया किसकी टर्म्स में। अगर हमारे पास यहाँ पे है लिक्विड स्टेट मतलब हमारे पास कोई ऐसे रिएक्शन है जिसके अंदर हम सोल्यूशन वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पे हम कंसंट्रेशन ऐसे लेंगे। लिक्विड स्टेट भी हो सकती है, वो सॉलिड स्टेट भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन हमारे पास किसकी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। गैसियस फॉर्म में कोई रिएक्शन है तो वहां पे हमारे पास जो यूनिट्स बन जाएंगे रेट के, है ना, यूनिट्स जो बनेंगे हमारे पास रेट के, वो क्या बन जाएंगे, एटमॉस्फेयर। क्योंकि हम यहाँ पे मोल पर लीटर लिखते थे कंसंट्रेशन को, तो वहां पे हम टर्म्स यूज करेंगे प्रेशर। एटमॉस्फेयर किसके यूनिट्स होते हैं, प्रेशर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा प्रेशर अपॉन टाइम, ठीक है। प्रेशर अपॉन टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर अपॉन टाइम, मतलब प्रेशर को हम लिखते हैं एटमॉस्फेयर और टाइम को लिखते हैं पर सेकेंड। तो ये में बन जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ठीक है, या पर मिनट या पर आवर, वो डिपेंड करेगा टाइम हमारे पास किस यूनिट में रखा हुआ है। तो ये हमारे पास बन जाएगा तो याद रखना यहाँ पे एटमॉस्फेयर यूज करेंगे तब जब हमारे पास कोई रिएक्शन गैसियस में है। अगर सॉलिड या लिक्विड में तो मोल पर लीटर का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये थी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की बात। सो रेट ऑफ रिएक्शन में फॉर्मूला हमेशा याद रखना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसका तो ग्राफ देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इस साइड मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन वाई एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस की तरफ लिखता हूँ मैं टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या ले रहा हूँ, डिक्रीज ले रहा हूँ। तो मैं ऐसे का ग्राफ बना दूंगा। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है।
तो ये मेरे पास है प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन और ये मेरे पास है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ये वाला, ये जो पॉइंट आता है हमारे पास, मान लो ये एक्स पॉइंट है। अब ये कौन सा पॉइंट होगा, देखो ऊपर से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती आ रही है, नीचे से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, है ना। अब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 मोल्स है, तो वही 10 मोल्स हमारे पास, 10 मोल पर लीटर, सॉरी 10 मोल पर लीटर, वही कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी हो जाएगी, प्रोडक्ट की हो जाएगी, है ना। तो ये एक पॉइंट होगा जहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस पॉइंट के ऊपर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी, यानी कि दोनों कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है हमारे पास इस रीजन में, देखो इस रीजन के बाद हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा ना, ये जो रीजन है यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैच, है ना, एक सेम हो जाएंगे, ऐसे लीनियरली अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, है ना, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इक्विलिब्रियम, ठीक है। ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद आपने देखा होगा इस पॉइंट पे, एक पॉइंट के बाद जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, उसके बाद फिर से देखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमने ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी है, ठीक है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन, दो तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा सकते हैं। एक होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपने रेट को मेजर करना है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। मान लो कोई रिएक्शन चली हुई है, मान लो वो कितने भी टाइम पे तक चली, वो 1 घंटा चली, आपने किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आके उसका रेट को नोट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंट, है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। एवरेज का मतलब होता है कि आपने एक पर्टिकुलर गैप लिया कि मैंने इतने में रिएक्शन स्टार्ट करी थी और इतने में मेरी एंड हुई है रिएक्शन, अभी एंड नहीं भी हुई है, बीच में भी आप कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, और आपने करना एक पर्टिकुलर बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दिया दोनों की कंसंट्रेशंस में, स्टार्टिंग में या बीच में कहीं से भी, और यहाँ फाइनल वाली से इनिशियल को माइनस कर दिया, मतलब आपने चेंज लेना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एवरेज होता है कोई बड़ी चीज हमने लेनी, तो बड़ी चीज के लिए हम डेल्टा वर्ड यूज करते हैं और इसके लिए हम डी वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो रेट आ जाएगा हमारे पास डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा, और अगर मेरे पास रेट आता है डी सी बाय डी टी, तो वो जो बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट, और आर डेल्टा सी अपॉन डी डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, एवरेज रेट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी, मैं आपको एक लिटरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे पास मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, मान लो कोई रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, यहाँ से हमारे पास रिएक्शन जा रही है इस साइड को, कोई भी रिएक्शन हो, मान लो मैं किसी भी पॉइंट पे आके यहाँ, मान लो मैंने इस पॉइंट के ऊपर आके मुझे नोट करना है रेट कितना होगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, क्योंकि ये इंस्टेंट होगा, है ना, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज कितना है। डी जो होता है ना, डी वो वेरी स्मॉल चेंज को दिखाता है, डेल्टा जो होता है वो बड़े चेंज को दिखाता है। तो अगर मैं बोलूँ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मुझे चाहिए, तो वो मैं किससे डिनोट कर दूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उसको बोलूंगा। लेकिन अगर मैंने बात करी, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे बात करी कि मुझे चाहिए थोड़ा सा बड़ा चेंज, मान लो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने देखा पहले स्टार्टिंग में, मैंने इस पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है, मैंने बड़े से एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस टाइम पे कोई भी टाइम हो सकता है हमारे पास, कितनी भी कंसंट्रेशन हो सकती है एक ही, क्योंकि स्टार्टिंग में तो टाइम 0 ही होगा, है ना, स्टार्टिंग में जो टाइम होगा वो तो 0 ही होगा, आपने स्टार्ट करी होगी रिएक्शन को, टाइम 0 होगा और कंसंट्रेशन ए की जितनी आपने स्टार्टिंग में ली होगी उतनी फुल कंसंट्रेशन होगी, है ना।
लेकिन अगर मैं बीच से इस पॉइंट के ऊपर से मान लो एक्स और वाई पॉइंट से मुझे देखना है, तो एक्स पे कोई ना कोई टाइम भी होगा, कोई ना कोई ए की कंसंट्रेशन में भी डिक्रीज हुआ होगा और बी की कंसंट्रेशन बनी होगी, तो y तक भी हमारे पास कोई ना कोई चेंज हुआ होगा। तो लेट्स से यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन C2 है और यहाँ पे जो टाइम है वो T1 है और इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैं टाइम का ले रहा हूँ T2 ले रहा हूँ, है ना। अब अंडरस्टैंड करना, बड़ा चेंज है हमारे पास थोड़ा सा, है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर, तो वहां पे जो मैं रेट ले लूंगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यानी कि अब मैं यहाँ पे एवरेज रेट की बात करूँ। चेंज बहुत बड़ा है, छोटा सा चेंज होता तो मैं इंस्टेंटेनियस बोलता, बड़ा सा चेंज है तो मैं इसको एवरेज एवरेज लेके चलूंगा रेट को। तो ये बन जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये मेरे पास आ जाता है एवरेज रेट। तो ये बन जाता है एवरेज रेट का फॉर्मूला। और इंस्टेंटेनियस का क्या होता है, स्मॉल डी बाई डी टी, इसमें इतना है ना कोई बिग चेंज तो होता नहीं है हमारे पास। तो ये कई बार आपको दे रखा होता है, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो इसमें दे रखा होता है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज़, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और एवरेज रेट क्या होता है हमारे पास। अच्छा, अब मैंने आपको पीछे बात करी थी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की, यहाँ पे हमने नॉर्मल एग्जांपल लेके ही बात खत्म कर दी कि रेक्टेंट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम किस तरीके से वहाँ पे रेट को लिखते हैं, ये हमारे पास रेट है। पर याद रखना, ये जो मैंने आपको ऊपर रेट बताया है रेक्टेंट की टर्म्स में, ये हमारे पास डिसअपियरेंस ऑफ रेक्टेंट बता रहा है ना। मैं आपको अगले टॉपिक उसमें समझाता हूँ, तो डिटेल में देखते हैं। अब ये जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था, मान लो मेरे पास था कोई भी A प्लस बी गिव राइज टू C। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका रेट फाइंड आउट करने की, इसको रेट की टर्म्स में लिखना स्टार्ट करते हैं ना। मान लो ये क्वेश्चन ही है हमारे पास नंबर 1। अब हम इसका रेट कैसे लिखेंगे, देखो मैंने आपको बताया रेट इज, अच्छा ये रिएक्टेंट है दोनों के दोनों, तो रेट क्या बन जाएगा, माइनस, पहले बन जाएगा माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू, बीच में क्या लगाएंगे हम, इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि ये रेट इसके बराबर भी हो सकता है, ये रेट इसके बराबर भी हो सकता है, ये रेट इसके बराबर भी हो सकता है। तो बीच में B बन जाएगा, तो B भी रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस DB बाई DT। और C को कैसे लिखेंगे हम लोग, C हमारे पास एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं हम लोग, DC अपॉन DT, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिख दिया मैंने इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये मेरे पास कोई एक रिएक्शन थी, इसका मैंने रेट लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बात समझने वाली बात यह है कि A की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टाइम कम हो रही है, B की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है, C की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो मैं इस वाली चीज को, ये जो इतनी इतनी चीजें हैं ये वाली, ये दोनों की दोनों, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही तो है, और ये वाला जो रेट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस किसकी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका हो रहा है, A का भी हो रहा है एंड B का हो रहा है ना। तो जानिए कि मेरे बात कहने का मतलब ये है कि जो माइनस DA बाई DT है, ये हमारे पास क्या होता है, यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। सिमिलरली जो माइनस DB बाई DT है, वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, है ना। तो ये हो गया, और C जो है वो DC बाई DT, वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C है। तो मैंने, है ना, तो ये हमारे पास एक चीज यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो जाती है। ओके, अब मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है, A गिव राइज टू प्रोडक्ट P, है ना, A कोई रिएक्टेंट है। अगर मान लो मैंने बोला कि ये इनिशियली मेरे पास 10 मोल्स में प्रेजेंट है, इसके मैंने 10 मोल्स ले लिए, इनिशियली मैंने इससे कितने मोल्स ले लिए, 10 मोल्स जो है वो मैंने कंसिडर कर लिए। अब इसका मतलब है अगर मैं इसका रेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि 10 मोल्स हर एक सेकंड में खत्म हो रहे हैं। तो ये बन जाएगा 10 मोल्स हर एक सेकंड में खत्म हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 10 मोल पर सेकंड, 10 मोल पर सेकंड, है ना। इसका इतना रेट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वॉल्यूम तो हमने फिक्स कर दिया ना, इसका वॉल्यूम हमने इसका फिक्स कर दिया, मोल पर लीटर बोलो चाहे 10 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा। अंडरस्टैंड करना है हमने कि हर एक सेकंड में 10 मोल A के खत्म हो रहे हैं और उतना उतना प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। ये तो हमने बात कर ली इस रिएक्शन की। अगर मेरे पास रिएक्शन आती है A प्लस B गिव राइज टू C,
तो यहाँ पे भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी मेरे पास लेट अस सपोज ये मेरे पास है, इसके भी 10 मोल हैं, इसके भी 10 मोल है, तो मैंने बोल दिया इसमें भी कि इसके भी 10 मोल खत्म हो रहे हैं पर सेकंड में, प्रोडक्ट बन रहा है सी, और इसके भी 10 मोल हर एक सेकंड में खत्म होते होते प्रोडक्ट बन रहा है सी। चलो ये तो नॉर्मल बात थी जिसके अंदर हमारे पास स्टोइक्योमेट्री जो थी वो 1 थी, है ना, इनके आगे जो था वो 1 था। अब हम एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि मेरे पास है 2a प्लस 3b गिव राइज टू 4c। लेट्स सपोज कोई भी मैंने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लिया, 2a प्लस 3b गिव राइज टू 4c। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने बात करी कि 2, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है और इसके आगे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अगर मैं यही मोल्स कंसिडर करूं कि यहाँ पे 2 मोल्स ए के, 3 मोल्स बी के खत्म हो रहे हैं, फिर जाके 4 मोल्स सी के बन रहे हैं, इसका मतलब 2 मोल्स ए के फिनिश होंगे, 3 मोल्स बी के फिनिश होंगे, तो 4 मोल्स बनेंगे सी के। ठीक है, अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँ, अगर मैं ए की टर्म्स में रेट लिखना चाहूँ तो मैं ए की टर्म्स में कैसे लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी लिखूंगा। यही होता है मेरे पास ए, और ये होता क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो कितनी कंसंट्रेशन है, 2, तो ये बन जाएगा 2 मोल पर लीटर लिख लो, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी, टी मतलब टाइम में ले रहा हूँ 1 सेकेंड। तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास रेट कितना आ जाएगा, -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं यही रेट बी की टर्म्स में लिखना चाहूँ, अगर मैं यही रेट बी की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय डी टी, डेट इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा ये, -3 मोल पर सेकेंड, है ना। आप माइनस को निगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि माइनस तो सिर्फ हम ये दिखाने के लिए लगा रहे हैं कि वो रेक्टेंट वाली साइड है वो डिक्रीज हो रही है, उनकी कंसंट्रेशन वो डिसअपियरेंस हो रही है। माइनस साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ऐसे कंसंट्रेशन तो कभी माइनस में ऐसे होएगा नहीं, है ना। तो माइनस में मतलब हम मैग्नीट्यूड पार्ट की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि एक ही रिएक्शन के 2 रेट कैसे हो सकते हैं, है ना। तो एक रिएक्शन है हमारे पास, एक रिएक्शन में अगर एक ही टर्म्स में लिख रहे हैं तो 2 मोल पर लीटर पर सेकंड रेट आ रहा है उसका, और अगले में हमारे पास 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, इसमें फिर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास रेट आ रहा है, लेकिन, है ना, एक ही रिएक्शन के 2 हमारे पास रेट कैसे हो सकते हैं। तो इस चीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक करने के लिए हम जो इनकी स्टोइक्योमेट्री होती है, हम इनको इनकी स्टोइक्योमेट्री से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, हम इनकी स्टोइक्योमेट्री से कर देंगे डिवाइड। अगर मैं इसको इसकी स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड कर दूं तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना बन जाएगा, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा हमारे पास। अगले को इसी की स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड कर दूं, इसकी स्टोइक्योमेट्री कितनी है, 3, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि हर एक रिएक्शन का एक ही रेट होगा हमारे पास, अलग अलग रेट वैल्यूज नहीं आ सकती उसकी, अगर चाहे आप उसको रेक्टेंट की टर्म्स में लिखो चाहे आप उसको प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखो। ठीक है, आप बोलोगे कि हर टाइम पे हमारे पास 1 ही आंसर आता रहेगा, अरे नहीं, यहाँ पे तो मैंने मोल्स भी तो 2 कंसिडर किए थे ना, ये तो वेरी करता रहेगा, कंसंट्रेशन तो वेरी करती रहेगी। हमने इसकी स्टोइक्योमेट्री, ये स्टोइक्योमेट्री है, ये जो है वो कंसंट्रेशन ली हमने बाहर से। आप चाहे यहाँ पे 4 ले लो, 4 मोर ले लो, तो आंसर तो हमारे पास उस हिसाब से उस हिसाब से हमारी बी की कंसंट्रेशन भी तो बनेगी, है ना। तो कंसंट्रेशन में हमारे पास वेरिएशन हो सकती हैं। द थिंग इज, अब हम अगर मैं इस चीज को रेट ऑफ फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास रेट है, रेट को 1/2 से डिवाइड कर दूं पहले, फिर मैं लिखूंगा माइनस डी ए बाय डी टी। ये मेरे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए, है ना, ए की टर्म में, रेक्टेंट की टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 माइनस डी बी बाय डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ। पर माइनस याद रखना, ये कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये माइनस का साइन इसके आगे लगा देते हैं ना, -1/2 लिख देते हैं। ये लोग इसको ऐसे लिखते हैं -1/2 डी ए बाय डी टी। मेरे अकॉर्डिंग ये लिखना गलत है क्योंकि ये जो माइनस का साइन है वो इसके आगे है, क्योंकि ये जो पूरा चीज है इतनी इतनी जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखी है ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस को दिखा रही है। सो माइनस के इसके आगे लगाना, 1/2 के आगे लगाना इतना करेक्ट फॉर्म नहीं होगी जितना ये माइनस का साइन इस माइनस डी ए बाई डी टी के आगे लगाना होगा, है ना। क्योंकि ये पूरी की पूरी माइनस के साइन को इंक्लूड करते हुए ये पूरा का चीज जो है हमारे पास ये क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिखा रहा है। तो इसलिए मैंने -1 ऐसे लगाया है।
ये इसकी असली करेक्ट फॉर्म इसकी यही होती है वैसे, पर लोग इसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा dc/dt, है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा पूरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से हम इसके रेट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये जो बीच वाली चीज़ है ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है हमारे पास। तो इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक। लेट अस से मेरे पास कोई एक रिएक्शन है जिसके पास है 2a प्लस 1/2b गिव राइज टू 3c, और लेट सपोज, लेट मैं आपको बताता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैंने मान लेता हूँ कि इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन x है। देन फाइंड आउट, देन व्हाट इज द रेट ऑफ disappearance, rate of disappearance of b, then what is the rate of disappearance of b। वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा इसका। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ मैंने मान लिया x है, और हमने डिसअपियर, पहले हम इसका रेट लिख लेते हैं कि रेट क्या बनेगा हमारे पास। देखो रेट बन जाएगा, देखो स्टोइकोमेट्री है हमारे पास आगे 2, तो बन जाएगा ये 1/2, मतलब उसको डिवाइड कर देना, है ना। तो बन जाएगा -dA/dt, ये तो हमें पता ही है कि हम रेट लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे तो पहले से ही 1/2 है, तो ये बन जाएगा 1/1/2, तो ये बन जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस dB/dt, ये बन जाएगा -2। ओके, अब हमारे पास c की टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1/3 dc/dt, ये बन जाएगा। अब हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है कितना, x, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला हमें कितना दे रखा है, x। हमें पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b का रेट ऑफ डिसअपियरेंस इतना इतना है ना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारे पास क्या है, -dB/dt। अब अगर यही गलती हम करते हैं, कई बार माइनस बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे -2 लिख देते हैं, और फिर कई लोग इसको dB/dt को ही डिसअपियरेंस मान लेते हैं, और वो dB/dt का आंसर निकाल देंगे माइनस की टर्म्स में। ऐसा नहीं होगा, वो गलत है। तभी मैं कह रहा हूँ ये जो माइनस का साइन है बाहर नहीं लिखना चाहिए, ये हमेशा ये कंसंट्रेशन और टाइमिंग के रेट के साथ लिखना चाहिए। तो -dB/dt करेक्ट फॉर्म होती है, क्योंकि इस ओवरऑल को हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b बोलेंगे। अब ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b है, इसके साथ क्या लगा है 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ, तो मैं इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b को ऐसे लिख देता हूँ -dB/dt। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस कंसेप्ट को, क्योंकि हमने यही चीज़ हमने निकालनी है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, x/2, तो -dB/dt दैट इज इक्वल्स टू x/2, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए किस तरीके से ये चीज़ करनी है। तो ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये नीचे क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 2N2O5 4NO2 प्लस O2 हमारे पास रहता है, और साथ में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, और हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पूछा है एट 10⁻⁴ सेकंड के ऊपर। तो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये चीज वैल्यूज दे रखी हैं, और यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन वैल्यू दे रखी है N2O5 की। इनिशियली वो 1 मोलर कंसंट्रेशन लेके रखी है, और K जो कांस्टेंट है हमारे पास 10⁻⁻⁴ पर सेकंड, उसका क्या है, रेट कांस्टेंट है। K एक्चुअली रेट कांस्टेंट होता है, मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर आप आंसर तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। अच्छा, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब पहले हम इसका रेट लिखेंगे, है ना, क्योंकि आपको क्या पूछा, जब भी आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, और ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, CSIR नेट में क्वेश्चन आया है ये। अब अगर हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, डिसअपियरेंस। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, हमेशा सबसे पहले रेट को लिखो, जो भी आपको गिवन रिएक्शन है उसका रेट लिखो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt। आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 dNO2 अपॉन dt, ठीक है, ये बन जाएगा।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, DO2 बाय dt, ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, तो कौन सी रिएक्शन है रेट ऑफ डिसअपेरेंस वाली, ये वाली, इतना इतना हिस्सा आ जाएगा हमारे पास, तो हम इतने इतने हिस्से को कंसिडर करेंगे, उसमें से इतना इतना हिस्सा जो है, ये वाला जो एरिया है, ये हमारे पास है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, यानी कि हमें ये चीज़ निकालनी है। तो मैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 को, मैंने इसको कितना बड़ा लिखने की बजाय मैं इसको x मान लेता हूँ, इस टर्म को मैं x मान लेता हूँ, है ना, शॉर्टकट में, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसको बार बार लिखने से। तो 1/2 इंटू हमारे पास क्या है, x है, ये हमारे पास इक्वेशन हमें पता लग गई। हमने रेट निकालना है कितने टाइम पे, 10⁻⁴ सेकेंड्स पे। अब हमें देखो यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ दे रखा है उसने, N2O5 इज इक्वल्स टू N2O5 नॉट e⁻⁻ हमें पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 × R। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास उसने वैल्यू ऊपर दे रखी है एक डिफरेंशियल फॉर्म, वो क्या है, N2O5 दैट इज इक्वल्स टू N2O5 नॉट, आगे क्या थे हमारे पास, e⁻⁻ है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली x क्या है हमारे पास, x किसको माना है मैंने, -dN2O5 अपॉन dt, यही तो है। अगर मैं N2O5 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ डायरेक्टली, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस है जो x है, वो कितना बन जाएगा, -d/dt, और अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास, N2O5 नॉट इंटू e⁻⁻ ये बन जाएगा, क्योंकि N2O5 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट हो जाएगी ऊपर में, इसमें इस वाली इक्वेशन में। तो N2O5 तो एक इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन है और ये कांस्टेंट है। तो हम जब भी कभी भी हम डिफरेंशियल करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर लिख लेते हैं, तो बन जाएगा हमारे पास N2O5 नॉट, बाहर आ गया। अब हम डिफरेंशियल किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम e⁻⁻ का, है ना। अब इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। x इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -N2O5 नॉट, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाता है, जो भी पहले e⁻⁻ में क्या है -k, उसको आगे लिख लेंगे, इंटू e⁻⁻ ऐसे करते हैं, हमारे पास डिफरेंशियल ऐसे ही होता है। एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल वाली पूरी टर्म तो रहेगी और जिसकी विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके साथ जो भी लगा है वो आगे आ जाएगा। जैसे टाइम की विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो t को नहीं लिखेंगे और उसके आगे जो लगा है -k उसको आगे लिख लेंगे और पूरा e वाला टर्म नीचे लिख लेंगे। अब ये बन जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा k N2O5 नॉट e⁻⁻, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें k की वैल्यू, आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू गिवन है 10⁻⁴, और जो प्योर स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन लिया हमने वो कितनी है, 1 मोलर, और कितने टाइम पे देखना है हमने क्वेश्चन में, 10⁻⁴ सेकेंड्स में देखना है डिसअपियरेंस। तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बस वैल्यूज पुट करनी है। कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी, 10⁻⁴, और ये कितनी है, इंटू 1 मोलर इंटू e⁻, हाँ जी, k की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻⁴, और टाइम का कितना वैल्यू था, 10, ठीक है, और इसका ऊपर पावर तो 1 ही है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ इंटू e⁻, अच्छा ये बेस सेम है, 10 10, ऊपर क्या है, एक तरफ -4 है और एक तरफ 1 है, तो बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो बन जाएगा e⁻⁻10। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइम जो है वो कितना दे रखा है हमें, 10⁻⁴ दे रखा है, ओके सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁴, और ये बन जाएगा हमारे पास बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो -4 + 4, ठीक है, और -4 + 4 तो कट गए, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ इंटू e⁻⁻10⁻1, ठीक है, -10⁻1, ये तो कट गए हमारे पास पूरा का पूरा, जब कट गया तो ये हमारे पास 0 बन गया ना, 10⁻0। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास x आ जाएगा 10⁻⁻4, अब किसी की पावर भी 0 क्या होती है हमारे पास, 1 हो जाता है, तो ये मेरे पास आ गया 10⁻⁻⁴, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास
10 रेज़ टू पावर -4, और साथ में देखो किसी की पावर भी 0 कितनी हो जाती है, पूरा पूरा हिस्सा कितना बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर -1, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -4 अपॉन e। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, है ना। -1 है ना, इसमें डिवाइड में चला जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कैसे करना है। और सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हमने क्या क्या सीखा आज की वीडियो लेक्चर में? हमने सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रोडक्शन देखी कि केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे है वो थर्मोडायनेमिक्स के साथ कैसे रिलेशन में है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखा, उसके यूनिट्स देखे, और फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि रेट को हम लिखते कैसे हैं, है ना, अलग अलग टर्म्स में। अगर स्टोइकियोमेट्री है तो स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखना है, और फिर हमने उसके बाद करे हैं 2 क्वेश्चन सॉल्व। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इससे आगे, ठीक है। इससे आगे हम काफ़ी कुछ इसके फैक्टर्स, सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम उन फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।